अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हाँ जी, आज दमादम मस्त कलंदर हो गया लाहौर में। ट्रेड यूनियंस और एम्प्लॉयज़ सड़कों पे आ गए हैं और उन्होंने जो है वो रोड जो है वो वहाँ पे आके भरपूर एहतजाज किया है। और जो मैं सारी वीडियोस आपको और वहाँ पे क्या क्या फुल कवरेज करेंगे एहतजाज की, उसमें सारे वर्कर्स की सारी तस्वीरें, उनकी वीडियोस और सदर जो हैं ट्रेड यूनियन के, ये वो सारे क्या कौन कौन मौजूद था, क्या क्या उनका मौक़िफ़ था, सब आपको दिखाऊँगा इसमें। और जो जूनियर लॉयर्स हैं उनके लिए एंड पे जाके मैं बताऊंगा कि जी कौन कौन सा सेक्शन जो है वो जिसके तहत रजिस्ट्रेशन होती है ट्रेड यूनियन की, क्यों बनाई जाती है, एम्प्लॉयज़ का क्या फ़ायदा होता है, वेलफेयर जो है एम्प्लॉयज़ की होती है, कैसे होती है, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है, अगर इनका इलेक्शन का डिस्प्यूट हो जाए तो कहाँ पे अपील होती है, किस किस सेक्शन के तहत होता है, कौन सा जो महकमा जो कौन सी कोर्ट है, कहाँ से ये रिलीफ मिलता है, सब बताएंगे। अभी आपको सारा मैं बताऊँगा कौन कौन से एहतजाज में लोग शामिल हैं, कौन कौन से सदर शामिल हैं। और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जी इतना भरपूर एहतजाज किया, यूनिटी शो की सब ने, एम्प्लॉयज़ ने। लाहौर में ये एहतजाज हो रहा है, दमादम मस्त कलंदर हो गया जी, देखें जी आप। और ये जो जालमाना काम है LWMC की इंतजामिया को मैं बता देना चाहता हूँ, ये दायरा कार यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये दायरा कार वसी होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ईद पे हमारा काम हो जाएगा, खुदा की कसम काम नहीं होगा। मर गए भुखे, चोल तेरे डाकू सारे, आटा महंगा, चीनी महंगी, वो महंगा, पेट्रोल महंगा, महंगियां, डाकू सारे, चोल तेरे, सारे दोस्त अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं, सारे दोस्त अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। थोड़ी मोहब्बत का वास्ता है, सारे दोस्त बैठ जाओ, अपनी जगह पे बैठ जाओ। सारे दोस्त अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। थोड़ा खोल दो ताकि गर्मी भी ना लगे है। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। साहब के लिए 2 साल ट्रैफी करें। मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, गुलतवाद जिंदाबाद, मलक इमरान जिंदाबाद, मलक इजाज जिंदाबाद, इमरान बैद जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, यूनियन इत्तेहाद जिंदाबाद, यूनियन इत्तेहाद जिंदाबाद।
ਬੰਦ ਕਰੋ ਮਰ ਗਏ ਭੁੱਖੇ ਸਾਡਾ ਕਤਲ ਬੰਦ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਕਾਲਾ ਕਰਾਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੋੜ ਦਿਓ ਮਰ ਗਏ ਭੁੱਖੇ ਨਿਕਲਦੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਾਰ यहाँ पर सैनिटरी वर्कर मौजूद हैं, उनसे बात करके देखते हैं, सुपरवाइजर इनसे बात करते हैं, पूछते हैं। बताइएगा जी क्या कहेंगे आप, क्या मुतालबात है, क्या मसाइल दरपेश हैं? सर पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं LWMC लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के सेक्रेटरी सुपरवाइजर हूं शाहजहां से। सर ये पिछले ईद बोनस जो हमें गुजर चुकी है, कुछ ऐसा ये चेयरमैन साहब सारे दोस्त अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं, सारे दोस्त अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ, तुम्हारी मोहब्बत का वास्ता है, सारे दोस्त बैठ जाओ, दोस्त अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ, सारे दोस्त अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। थोड़ा इधर थोड़ा खोल दो ताकि गर्मी भी ना लगे थे। है मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। मर गए भुखे चोल तेरे डाकू सारे आटा महंगा चीनी महंगी वो महंगा पेट्रोल महंगा महंगियां डाकू सारे चोल तेरे जी फ्रेंड्स, अच्छा इसमें जो रेलिवेंट है लॉ के मुताबिक जो बात अगर इस पे की जाए सारे स्ट्राइक पे जो और जो ये सारा एहतजाज हो रहा है, इसमें जो इलीगल स्ट्राइक्स भी हो सकती हैं और इलीगल लॉकआउट क्या होता है, लॉकआउट क्या चीज़ है, स्ट्राइक क्या चीज़ है और ट्रेड यूनियन की क्या डेफिनेशन है और किस तरह से रजिस्ट्रेशन इसकी होती है। इसके लिए जो रेलिवेंट लॉ है जो यंग लॉयर्स के लिए मैं बता दूं, दी पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010 जो इसमें रेलिवेंट लॉ है और इसमें ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप इस तरफ भी आएँ एम्प्लॉयज़ के केसेस की तरफ, फौजदारी, सिविल, फैमिली गार्डियन, ये भी आप साथ साथ जारी रखें, लेकिन साथ अगर आप ये एम्प्लॉयज़ केसेस अगर करते हैं तो इसमें जो है मोस्टली केसेस डिज़र्विंग केसेस होते हैं और उसमें आपको जो है फ़ीस के साथ साथ दुआएं भी मिलेंगी और जब दुआएं मिलेंगी तो हर काम आपका रुका हुआ काम भी निकलता जाएगा। अब इसमें जो रेलिवेंट चीज़ें, सबसे पहले सेक्शन 2 है जिसमें डेफिनेशंस मौजूद हैं। मैं थोड़ा सा ओवरऑल बता दूं फिर मैं डिटेल में बताता हूं। उसमें एक तो ट्रेड यूनियन क्या है उसकी डेफिनेशन है, फिर इलीगल जो स्ट्राइक है क्या है, इलीगल लॉकआउट क्या है, फिर ट्रेड यूनियन कौन कौन से सेक्शन के तहत रजिस्ट्रेशन उसकी होती है, फिर जो लीगल स्ट्राइक के लिए नोटिस दिया जाता है सेक्शन 36 के ज़रिए,
ठीक है। सेक्शन 36 का पहले नोटिस दे के जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान कोई सेटलमेंट ना हो, डिस्प्यूट अराइज हो जाए, तो फिर एम्प्लॉयर जो है वो करता है, वो लॉकआउट करता है, ठीक है। जो मतलब समझ लें जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं या जो ऑनर हैं किसी भी जो कंपनी वगैरह के, तो वो जब करेंगे लॉकआउट करेंगे, पहले 36 का नोटिस देंगे। अगर डिस्प्यूट कोई नहीं रिजॉल्व हो रहा तो वो लॉकआउट करेंगे, उसमें बंद कर देते हैं सब कुछ, ठीक है। और अगर एम्प्लॉयज़ करेंगे, मुलाजम जब करेंगे, वो भी सेक्शन 36 का देंगे, वो स्ट्राइक कहलाएगी, ठीक है। सेक्शन 36 का अगर नोटिस दे के किया जाएगा तो 30 डेज़ का होता है वो, और मतलब 30 डेज़ के लिए स्ट्राइक अगर होती है, उसके बाद फिर गवर्नमेंट भी बीच में आके इन्वॉल्वमेंट कर सकती है। अगर डिस्प्यूट फिर राइज ना हो, एम्प्लॉयड जो है या एम्प्लॉयज़ वो एप्लीकेशन दे सकते हैं लेबर कोर्ट में, ठीक है। तो ये सारा सिचुएशन है इसमें। अगर सेक्शन 2 पे हम आ जाएं तो इसमें जो सेक्शन 2 का सब सेक्शन वगैरह अगर आप देखेंगे उसमें काफ़ी सारे हैं। इलीगल लॉकआउट मीन्स अ लॉकआउट डिक्लेयर्ड, कमेंस्ड और कंटिन्यूड अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। दिस एक्ट के अलावा अगर की जाएगा तो इलीगल है वो, सेक्शन 36 का नोटिस दिए बगैर और पहले कोशिश किए बगैर। अब ये जो एहतजाज हो रहा है इसमें काफ़ी देर से कोशिशें कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को निकाले जा रहे हैं, 100 200 बंदा। अभी जो कुछ दिन पहले 78 बंदे निकाले इन्होंने, कई केसेस मैंने उसमें जो रीइंस्टेट कराए हैं, कई उसमें इंटरनल रिलीफ मिला हुआ था, कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल की, फिर उनकी 8-8 महीने की तनख्वाह जारी हो के सारे वो रीइंस्टेट हो चुके हैं कई। अब कुछ और केसेस भी आए हैं और छुट्टियों की वजह से एक केस में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इंशाल्लाह वो भी लग जाएगा। तो स्लिप हो रहा है मोबाइल जो है गवर्नमेंट की तरह, और जो कंपनी के मालकान की तरह जो है ना, मोबाइल भी स्लिप होना शुरू हो गया। अच्छा, इसमें अब इलीगल स्ट्राइक जो है वो क्या है? इलीगल स्ट्राइक मींस अ स्ट्राइक डिक्लेयर्ड, कमेंस्ड और कंटिन्यूड अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ये है इनकी इसकी डेफिनेशन। और अगर आप देखें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है जिसकी वजह से सारा मसला होता है, मींस एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, ठीक है, एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स, और बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन, और बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन। सारा कोई भी डिस्प्यूट होगा मतलब वो मालक जो है वो एम्प्लॉयर्स में, मतलब जो अफसरान हैं उनका आपस में डिस्प्यूट है, या एम्प्लॉयज़ का आपस में डिस्प्यूट है, मुलाजम का डिस्प्यूट वो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में है। फिर आगे वर्कमैन और वर्कमैन का डिस्प्यूट है, ठीक है। फिर आपस में इनका जो है वो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय का डिस्प्यूट है। इस तरह से ये है। अब इसमें अगर आगे चलें तो जो आगे मज़ीद जो रेलिवेंट है उसमें स्ट्राइक आ जाती है। स्ट्राइक की डेफिनेशन क्या है? स्ट्राइक मीन्स अ सेसेशन ऑफ वर्क बाय अ बॉडी ऑफ persons employed in any establishment acting in combination or a refusal under a common understanding of any number of persons who are or have been so employed to continue to work or to accept employment। वो काम करना छोड़ देंगे, ठीक है, सीज़ कर देंगे, सीज़ टू वर्क। स्ट्राइक में ये होगा जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ जब काम छोड़ेंगे तो ये होगा, अगर वो एम्प्लॉयज़ अगर बंद कर देते हैं सारा काम, वो जो कंपनी है या जो भी सारा जिसमें भी फैक्ट्री है, या जैसा ये LWMC के एम्प्लॉयज़ हैं, इसका मैं आपको बता दूं MCL डिपार्टमेंट उसके अंडर जो LWMC है उसके एम्प्लॉयज़ हैं, जो सारा ये डिस्प्यूट जिनका राइज़ हुआ है और इनकी सुनी नहीं जा रही। और बाकी डिपार्टमेंट में देखें ना, वो पैसे दिए गए उनको, कोरोना वगैरह के सारे फ़ंड्स दिए गए मुख्तलिफ़ किस्म के, इनको कुछ भी नहीं दिया जा रहा। हालांकि ये सारी आपकी लाहौर की सफाई जो है, बाहर के ममालिक में जो सफाई का डिपार्टमेंट है उसके एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट उनको दी जाती है। वो लोग बच्चों को बाहर ला के वो टोकरियाँ वो भर के वो आके दे रहे होते हैं, उनको गिफ्ट भी दे रहे होते हैं कि जी मतलब इतना ज़बरदस्त उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है कि ये हम इनकी वजह से हमारे इलाके की सफाई है, हमारे घर की सफाई है, तो उनको इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है। तो यहाँ पे हालात देखें, जो बंदे एम्प्लॉयज़ हैं थोड़ी थोड़ी सी तनख्वाह है इनकी, मतलब 16-18 हज़ार, उसमें बंदा देखें फुल ड्यूटी करने को तैयार है। ये कब गनीमत है, इतनी कम तनख्वाह में लोग काम करने को तैयार हैं, और एक्सपीरियंस लोग हैं, कई साल से लगे, उनको एक तो कंफर्म नहीं करते, फिर इनको जब मर्ज़ी निकाल दिया, किक आउट कर दिया।
तो जो अपना सिफारशी बंदा है उनको भर्ती कर लिया। इस तरह के इनके कई मुतालबात हैं, वो आप सारे आपने सुने हैं, बीच में इन्होंने स्पीच भी की है। सारे एम्प्लॉयज़ ने भी, सदूर जो हैं इनके, उन्होंने भी बीच में स्पीच की है, वो आपने सुनी है, इससे पहले वीडियोस चलती रही हैं। अच्छा, अब इसकी अगर रजिस्ट्रेशन की तरफ आ जाएं, ट्रेड यूनियन जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए एप्लीकेशन दी जाएगी सेक्शन 4 के तहत पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एनी ट्रेड यूनियन मे अंडर द सिग्नेचर ऑफ इट्स प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी अप्लाई टू द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन अंडर दिस एक्ट। ठीक है, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जो है वो एप्लीकेशन देगा रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार कहाँ बैठता है इनका? लेबर कोड 1 अगर आपने देखी हो, लेबर 1 और 2 ऊपर नीचे हैं, वो वादद रोड भेकेवाल मोड़ जो है वहाँ पे है। ये मैं लॉयर्स के लिए भी बता रहा हूँ, जो जूनियर लॉयर्स हैं मेरे से, जो जूनियर हैं, कुछ ही होंगे क्योंकि मैं भी काफ़ी जूनियर हूँ, मुझे अभी 12 साल हुए हैं। यहाँ तो बड़े बड़े 50 साल की स्टैंडिंग वाले लॉयर्स हैं, मुझे तकरीबन 12 साल की स्टैंडिंग है मेरी। लेकिन मैंने इसमें नंबर ऑफ़ केसेस हैं, नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं जिनके केसेस किए हैं, अल्लाह का शुक्र है। हर डिपार्टमेंट में इज़्ज़त है, लोग कहीं पे भी नाम लिया जाए तो लोग पहचान लेते हैं, तो अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यंग लॉयर्स को कि आप अगर इस फील्ड में भी आएंगे तो आपको दुआएं भी मिलेंगी साथ साथ, जो है दुआओं के साथ साथ फ़ीस। इससे बेहतर क्या है, सुकून की नींद आए रात को, किसी की मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाए ना, आके वो कहे कि जी आपकी वजह से जो है वो आपके थ्रू, अल्लाह ताला ने काम तो अल्लाह ताला ने करना होता है, आपके थ्रू जो है वो आप सबब बन गए, ज़रिया बन गए, हमारे रोज़गार बहाल हो गया। अब एक बंदे के पीछे पूरी फैमिली है, खुद आइडिया आप लगा लें कि वो जाके घर बताता होगा कि फ़लाँ बंदे की वजह से मेरी, उसने कोशिश की, अल्लाह ताला ने जो रंग लगा दिया और हम जो है वो बहाल हो गए, तनख्वाहें मिल गई। अब कई लड़के हैं 8-8 महीने की तनख्वाह समेत इकट्ठे बड़े बड़े चेक मिले उन्हें, उनकी खुशी आप खुद आइडिया कर लें क्या खुशी होती होगी। तो मुझे फिर उसकी वजह से मुझे भी बड़ी खुशी होती है, जिसकी वजह से ये ना मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ इस फील्ड में। अच्छा, आगे रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर एप्लीकेशन क्या क्या चीज़ें साल लगा के देंगे और ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड होगी। उसमें नेम ऑफ़ द ट्रेड यूनियन वो मेंशन करेंगे और एड्रेस ऑफ इट्स हेड ऑफिस कहाँ पे है उस ट्रेड यूनियन का, वो एड्रेस दिया जाएगा। वो ताहिर कलीम भट्ट साहब पूछ रहे थे मेरे से क्या क्या चीज़ें चाहिए ये वो। अच्छा, इसमें बीच में एक मैसेज आ गया। अच्छा, रिक्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन, अच्छा इसमें आ गया नेम ऑफ़ द ट्रेड यूनियन आ गया, एड्रेस ऑफ इट्स हेड ऑफिस आ गया, फिर डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, कब फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, ट्रेड यूनियन की। द टाइटल, नेम्स एंड एजेस, एड्रेसेस ऑफ एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑफिस बेरर ऑफ द ट्रेड यूनियन, उनके टाइटल, नेम, एजेस, एड्रेसेस, ऑक्यूपेशन जो है वो ऑफिस बेरर के वो भी मेंशन किए जाएंगे बीच में, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ टोटल पेड मेंबरशिप, जो पेड मेंबरशिप हैं वो कितनी हैं, वो उनकी स्टेटमेंट दी जाएगी। नेम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट और ग्रुप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और द इंडस्ट्री एज द केस में बी टू विच द ट्रेड यूनियन रिलेट्स अलॉन्ग विद अ स्टेटमेंट ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड देयर, ये भी बीच में आपको दिया जाएगा। अब देखें ना, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010 के तहत कौन से किस्म के केसेस आ सकते हैं आपके पास एज अ लॉयर। अगर आप देखें, आप ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड कराने का आपके पास डिस्प्यूट आ सकता है। 2 ट्रेड यूनियन है, उनका आपस में इलेक्शन का डिस्प्यूट है, वो राइज़ हो गया, वो कहाँ पे जाना है, फिर उसकी अपील कहाँ पे होगी, ठीक है। लेबर कोर्ट में अपील होती है। लेबर कोर्ट में आपको बिल्डिंग का बताया था, लेबर 1 और 2 की भेकेवाल मोड़ में बिल्डिंग जो अंदर जाके है, उसके सामने एक पुरानी सी खस्ता सी बिल्डिंग है, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन का इनका दफ्तर है, वहाँ पर रजिस्ट्रार बैठता है। रजिस्ट्रार जो ट्रेड यूनियन है वो इसकी रजिस्ट्रेशन करता है। अगर वहाँ डिस्प्यूट राइज़ हो जाए इनका आपस में इलेक्शन का कि कौन किसने विन किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कई दफ़ा बग़ैर इतला के दूसरी ट्रेड यूनियन को जो इलेक्शन करा करू के अपनी नाम दे दूँ के लोग जो है वो सदर सब कुछ बन जाते हैं। कई ऐसा के भी हैं, मेरे पास एक आया हुआ था, वो महकमा तो और है, LWMC नहीं है, तो उसमें जो है वो बग़ैर किसी को बताए आगे दूसरी ट्रेड यूनियन को पता भी नहीं है, तो दूसरी ट्रेड यूनियन जो है वो फाते भी करार हो गई, इलेक्शन भी विन हो गया, सारा कुछ हो गया। ऐसे डिस्प्यूट पे फिर रजिस्ट्रार ने जो ऑर्डर कर दिया हुआ उनका सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार जारी करता है। अगर वो जारी हो चुका हुआ है तो फिर आप लेबर कोर्ट में उसकी अपील फाइल करते हैं, ठीक है। तो ये इस किस्म के केसेस हो गए। फिर आपके पास रीइंस्टेटमेंट के केसेस आते हैं कि बंदे को टर्मिनेट कर दिया है, वो आपने 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपने ग्रीवेंस नोटिस दे के फिर 2 मंथ्स के अंदर अंदर ग्रीवेंस पिटीशन फाइल करनी होती है। वो मैंने इसके ऊपर एक पहले भी लेक्चर दिया हुआ है, आप पिछली जाके मेरा चैनल खोल के पिछली अगर आप वीडियोस देखें उसमें आपको मिल जाएगा। वो सेक्शन 33 की एप्लीकेशन होती है,
ग्रीवेंस पिटिशन फाइल की जाती है, उसमें ग्रीवेंस नोटिस देना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बगैर पिटिशन वो कामयाब नहीं होती। फिर सेक्शन आगे 46 वगैरह 47 48 ये वो है। वो फिर अगर आप का ट्रांसफ़र पोस्टिंग के केसेस हैं वो भी इसी में आते हैं, सैलरी रिलीज़ करने के हैं, फिर ड्यूटी से स्टॉप के, इंटरम रिलीफ के, आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग के, इस किस्म के सारे केसेस आप यहाँ के डील कर सकते हैं। छोटी सी बुक है, अब इस पर आप तैयारी करें, आप जाके इसमें हैंडसम अमाउंट आप कमा भी सकते हैं और दुआएं भी कमा सकते हैं। अच्छा, मज़ीद इसमें क्या चीज़ें चाहिए, इस की ट्रेड ये आप सारा इसमें देख लें। सेक्शन 5 में है जो रिक्वायरमेंट्स फॉर एप्लीकेशन, ठीक है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें साथ साथ लगानी है। फिर नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इन एस्टेब्लिशमेंट, ग्रुप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री एज द केस में बी टू विच यूनियन रिलेट्स। इन केस ऑफ अ फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस द नेम्स, एड्रेसेस एंड रजिस्ट्रेशन numbers or members trade union. In case of a confederation or federation, the names, addresses and registration numbers of members, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन भी साथ लगेगी। इन केस ऑफ फेडरेशन ट्रेड यूनियन, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन फ्रॉम ईच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ट्रेड यूनियन, ये लगेगा साथ। फिर इन केस ऑफ कन्फेडरेशन और ये सारी चीज़ें आएंगी। 3 कॉपीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी साथ दिया जाएगा ट्रेड यूनियन का, उसमें 3 कॉपीज़ दी जाएंगी। 3 कॉपीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन टुगेदर विद द कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन बाय मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन अडॉप्टिंग सच कॉन्स्टिट्यूशन बेयरिंग द सिग्नेचर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, ठीक है। रेजोल्यूशन दी जाएगी और जो है उसका जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया जाएगा कि क्या क्या उसमें हैं चीज़ें, क्या क्या ये काम करेंगे, क्या क्या इनके मकासद हैं ट्रेड यूनियन के। फिर आगे रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, उनका प्रोसेस है कि किस तरह से वो प्रोसेस करेंगे सारा, ये सेक्शन 6 है। फिर अगर आगे आप जाएं तो 7 में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बीइंग एन ऑफिस बेरर ऑफ अ ट्रेड यूनियन, वो दिया हुआ है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन टू मेंटेन रजिस्टर, जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन उसको रजिस्टर मेंटेन रखना पड़ेगा, सेक्शन 8 है, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन जो की जाएगी वो सेक्शन 9 है, 9 के तहत रजिस्ट्रेशन होगी। द रजिस्ट्रार on being satisfied that the trade union has complied with all the requirements of this act shall register the trade union in a prescribed register and issue a registration certificate in the prescribed form within a period of 15 days from the date of receipt of the application। 15 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन की डेट से रजिस्ट्रेशन की जाएगी अगर वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं, और एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, ठीक है। ये है जी सेक्शन 9 का सब सेक्शन 1, और रजिस्ट्रार जो है वो जारी करेगा। सब सेक्शन 2 जो है, इन केस ऑफ एप्लीकेशन इज़ फाउंड बाय द रजिस्ट्रार टू बी डेफिशिएंट इन अ मटेरियल रिस्पेक्ट, ही शैल कम्युनिकेट इन राइटिंग हिज ऑब्जेक्शन टू द ट्रेड यूनियन विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन एंड ट्रेड यूनियन शैल रिप्लाई देयर टू विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ दिस ऑब्जेक्शन। अगर वो डेफिशिएंट है, उसमें कोई कमी है एप्लीकेशन में, चीज़ें जो पीछे दी गई हैं वो पूरी नहीं की, कंप्लाई विद नहीं की, जो सेक्शन जो है 5 जो है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की गई, तो 15 दिन के अंदर अंदर ही वो उनको कम्युनिकेट करेगा कि ये डेफिशिएंसीज हैं, इनको आप ओवरकम करें। When the objections raised by the registrar have been satisfactorily met, the registrar shall register the trade union upon the trade union as provided in subsection 1 and issue a certificate of registration in the prescribed form within 15 days of the, जब वो दोबारा फिर सबमिट कराएंगे, सेटिस्फाई कर देंगे उसके ऑब्जेक्शन को जो रजिस्ट्रार ने किए थे, तो वो फिर 15 डेज़ के अंदर अंदर उसको रजिस्टर कर देगा, उसको सर्टिफिकेट जारी का। इन केस ऑफ फर्दर डिले द रजिस्ट्रार may register the applicant trade union provisionally till further orders, और वो प्रोविजनली भी उसको रजिस्टर कर सकता है अगर कोई डिले मज़ीद होता है, तो जब तक वो बाकी चीज़ें ना दी जाएं तो वो प्रोविजनली जो है उसको रजिस्टर कर देगा, फिर फाइनली उसका करेगा जब सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी। फिर आगे है जी सबसेक्शन 5 इसका, इन केस द रिप्लाइज टू द ऑब्जेक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री द रजिस्ट्रार मे रिजेक्ट द एप्लीकेशन, रिजेक्ट भी कर सकता है वो एप्लीकेशन, सेक्शन सबसेक्शन 5 है। इन केस ऑफ एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड और द रजिस्ट्रार हैज़ डिलेड डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन बियॉन्ड पीरियड ऑफ 15 days प्रोवाइडेड इन सेक्शन 1 और हैज़ नॉट इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन सच पीरियड और हैज़ नॉट रजिस्टर्ड द एप्लीकेशन ट्रेड यूनियन प्रोविजनली, द ट्रेड यूनियन मे फाइल एंड अपील इन द लेबर कोर्ट, मैंने आपको बताया था लेबर कोर्ट में अपील करेगा वो,
which may for reasons to be stated in its judgment pass an order directing the registrar to register the trade union and issue a certificate of registration and may dismiss the appeal. अब वो जो लेबर कोर्ट है या वो अपील जो है डिसमिस कर देगी या वो रजिस्ट्रार को डायरेक्शन देगी कि जी आप ये ट्रेड यूनियन रजिस्टर कर दें। ठीक है, ये दो चीज़ें, वो दो ही इख्तियार आते हैं उसके पास इसके हवाले से। फिर आगे कहते हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन any other provision of this act, every alteration or change made in the constitution of a registered trade union and every proceeding or election of its office bearer or change of its office bearer or otherwise the trade union shall by registered post notified to the registrar within 15 days of such election or change for approval of the registrar। इसके तहत ये सारा प्रोसीजर होगा। मैं ये वीडियो थोड़ी इसलिए लंबी है क्योंकि दूसरे ज़िलों से भी कई लॉयर्स ने मुझे अप्रोच किया पिछली वीडियो पे। उन्होंने कहा कि जी आप डिटेल में जब बड़ा ज़बरदस्त आपने सारा कन्वे किया हमें वो साइबर लॉ से मुतलिक, तो आप डिटेल में बताएं। और जजमेंट भी मुझे फ़ोन करके पूछी कौन सी जजमेंट है जिसके मुताबिक वो 3 साल सज़ा हुई थी उसको साइबर लॉ में, वो लड़के को जिसने FB अकाउंट उसका हैक किया था। वो मैंने पहली वीडियो में मैंने उसमें सारा डिटेल में बताया साइबर लॉज का और किस तरह से पनिशमेंट होती है, कहाँ पे रेमेडी ली जाती है। तो इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि वो भी कई लॉयर्स हैं उन्होंने दूसरे ज़िले से, उनको अपॉर्चुनिटीज़ कई दफ़ा बैठे घर मिल जाए तो इससे बेहतर क्या चीज़ है। फिर आगे द रजिस्ट्रार में रिफ्यूज़, अमूमन ये प्रैक्टिस नहीं की जाती इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग सिविल जैसे आते हैं तो जूनियर सीनियर्स के साथ अटैच होते हैं तो उनको सिविल कोर्ट में डेट्स वगैरह लेने के लिए भेज दिया जाता है। डेट्स ही लेते रहते हैं ज़्यादातर तो, और कुछ जो हैं वो अच्छे उस्तादों के साथ लगते हैं तो उन्हें वो बताते हैं कि किस तरह प्लीडिंग होनी है, किस तरह प्लेन लिखनी है, फिर कहाँ पे जाके क्या आर्गूमेंट्स होने हैं, कैसे फाइलिंग होनी है। और जो है वो सिविल कोर्ट, फैमिली कोर्ट, गार्डियन कोर्ट, रेंट कोर्ट्स जो हैं, ये सारे काम जो हैं ये आप करें, ज़रूर करें साथ साथ। लेकिन जो है वो आप एम्प्लॉयज़ केसेस भी करें। अगर यहाँ पे आप क्लिक कर जाते हैं तो बहुत से जो डिपार्टमेंट हैं उनके केसेस, जैसा मेरे पास शुरू में एक केस आया था, मैंने अपने एक वीडियो में बताया कि किस तरह से मैं इस फील्ड में आया। मैंने तो सिर्फ जो है वो जो सीखा था वो सिर्फ यही सीखा था जो है सिविल, क्रिमिनल, गार्डियन, फैमिली, मतलब ठीक है, ये इस किस्म के जो सारे मैंने केसेस जो है वो इसकी मैंने प्रैक्टिस की थी। और उसके बाद मेरे पास अचानक एक केस आया जो मेरा स्टूडेंट था, मैं साथ अकेडमी में उन दिनों टाइम होता था, पढ़ाता था। ये तकरीबन मैं आपको बता रहा हूँ 9 साल पुरानी बात, तकरीबन 9-10 साल पुरानी बात। उस वक्त मुझे 2 साल हुए थे, मैंने आपको बताया मैं 12 साल की स्टैंडिंग है, तो उस वक्त कोई 2-3 साल हुए होंगे। उस वक्त केस आया था, वो लड़का जो हाफिज़ तकीर है उसका, तो वो उसका मैंने एक केस लड़ा। हालांकि उस ना उसका एक्सपीरियंस था, मैंने खुद से सारा पढ़ा के ये वो सीनियर से भी सारा डिस्कस किया और किताबें जाके निकाल के पढ़ी और जजमेंट्स कुछ निकलवाई। और वो हाई कोर्ट में मैंने कंटेम्प्ट पिटीशन फ़ाइल की थी और शेख अज़मत सईद साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे उन दिनों, उनके पास लगी थी वो। तो वो उस वक्त उन्होंने फिर वो एक केस मैंने विन किया जिस पे वो लड़का जो है वो रेगुलर हुआ, कंफर्म हुआ। उसके बाद 485 बंदों का केस था, वो सारे मेरे पास आ गए। फिर वो एक डिपार्टमेंट था, फिर वो आगे से आगे किसी, अब वो वही एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका कुछ भाई बासा में लगे हुए थे, किसी और डिपार्टमेंट में, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के भी हैं, बोर्ड ऑफ रेवन्यू के भी एम्प्लॉयज़ के केसेस हैं, फिर जो है वॉल्ड सिटी अंदरूनी शहर उनके केसेस हैं, वासा, LWMC, SWM, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर, स्किल, अलबराग, ओसपाक, इस तरह से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है। फिर आगे से आगे पता चलता रहता है लोगों को। फिर आप कंटिन्यू रखें ना स्ट्रगल अपनी, तो आपको रिटर्न आना शुरू हो जाता है। फिर बेसिकली ये सारा अल्लाह तवक्कल है, अल्लाह ताला पे आप में यकीन रखना है और कंटिन्यू करें। मैंने बीच में ये भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है पहले कि जी मैं डिसहार्ट होकर कहीं और अप्लाई कर दिया, वहाँ से भी मैं जो है रिजेक्ट हुआ और कई जगहों पे मैंने एप्लीकेशन दी कि मुझे रख लिया जाए। तो साथ साथ मैंने कहा पार्ट टाइम कोई और जॉब भी कर लेता हूँ। तो वो आपको पता है कि प्राइवेट जगहों पे क्या क्या हालात हैं, बड़े बड़े प्लाजों में बैठे हैं 5वें-6ठे फ्लोर पे, पूरे बिल्डिंग्स लेके फ्लोर लेके, तो उधर कंपनियाँ बनाई हुई हैं जिसको चाहते हैं, ज़्यादा मोस्टली लड़कियों को हायर करते हैं। तो रिटायर्ड सारे अफसरान होते हैं जिन्होंने ये कंपनियाँ खोली होती हैं।
तो उसने मुझे रिजेक्ट किया, तो लेकिन उसको मैं सल्यूट पेश करता हूँ, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, इस मुकाम पे हूँ। अल्लाह ताला ने इतना अच्छा सेटअप चलाया हुआ है। नंबर ऑफ़ जो डिपार्टमेंट हैं उनके केसेस हैं, दुआएं मिल रही हैं। तो आपको देख के नहीं लगता होगा कि मुझे इतने साल हो गए होंगे, लेकिन जो है मोस्टली लोग ऐसा कहते हैं कि जी आप यार लगता नहीं है, इतना अर्सा आपको हो गया। तो जो है वो क्या नाम था उनका, एक पाकिस्तानी था, वो जहन से निकल गया, लेकिन आप अक्सर इंडियन हीरो देखें, वो बाबे ने ते लगदे जवान ने ते मेनटेन किया होया, अल्लाह दा शुक्र है। अच्छा आगे देखें, ये सेक्शन 9 के तहत रजिस्ट्रेशन होगी इसकी, ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। आगे कैंसिलेशन भी हो सकती है सेक्शन 12 के तहत, जो सर्टिफिकेट जारी करेगा वो सेक्शन 11 के तहत सर्टिफिकेट जारी करेगा। जो आगे मैं आपको बताता हूँ कि इलीगल स्ट्राइक और जो लॉकआउट है उसके लिए जो सेक्शन है 36 में आपको बताया था, उसके तहत वो अगर नोटिस दे के की जाएगी और किस सेक्शन के तहत स्ट्राइक होगी, वो क्या क्या उसमें शामिल होगा वो मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट किस तरह से उसको टेक ओवर कर सकती है, लेबर कोड में कब एप्लीकेशन जाएगी डिस्प्यूट की। तो ये सेक्शन 36 आ गया मेरे सामने, पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010। और साथ साथ मैं जो डिपार्टमेंट हैं उनके जो अफसरान हैं उनको एक गुजारिश कर दूं कि यार आप लोग अफसर हैं, आपका और ये वर्कर का जो कोई मुकाबला नहीं है, और किसी को रिलीफ देते हुए ये ना सोचा करें कि ये आपको जेब से कुछ चीज़ दे रहे हैं, किसी को बहाल कर रहे हैं या उसकी तनख्वाहें दे रहे हैं। तो जेब से आप कुछ नहीं कर रहे, सरकारी फ़ंड्स हैं, आप भी आपको मेरे हैं बगैर काम किए बैठे हैं जी एसी वाले कमरों में, वो तो बाहर सड़कों पर काम कर रहे हैं बेचारे गरीब लोग जो हैं, और उनके पीछे एक एक बंदे के पीछे 15-15 पलने वाले हैं, और तनख्वाह के 18-20 हज़ार। वो यहाँ पे अक्सर लोग हैं मेरे पास आते हैं बेचारे रोते हैं, वो दिन में इधर जॉब करते हैं, शाम को उबर पे रिक्शा चला रहे हैं, कोई बाइक चला रहे हैं। कल एक बंदा आया हुआ था, वो उसकी जो है उसके पास पैसे नहीं, बेचारे के पास केस करने के लिए, कंटेम्प्ट करने के लिए। अब उसका स्टे भी लगा हुआ है कोर्ट से, उसके बावजूद उसकी जो है वो अब वो ड्राइवर की पोस्ट पे उसको अपॉइंटमेंट की भी है, लेकिन ड्यूटी उससे और लेते रहें, ड्राइविंग उसने कभी नहीं की। तो अब उसकी तनख्वाह एक रोक ली। दूसरा, वो शाम को उबर चलाता होता है, बाइक पे वो ला के दिखा रहा था। उबर वाले उससे कहता है 100 रुपये के पीछे 25 रुपये डिडक्ट करना शुरू कर दिए हैं उबर वालों ने। अब वो एक राइड उसने की है ना, 100 रुपया उसने कमाया। अब वो जैज़ कैश का या इजी पैसा का उन्होंने एक अकाउंट बनाया हुआ है उबर वालों ने, कि आपने वो हिसाब किताब सारा करके दिन का या 2 दिन का, तो आपने वो पर 100 रुपीज़ पे 25 रुपये आपने जैज़ का या जो है आपने इजी पैसा ऊबर को कर देने हैं। वो बेचारा रो रहा था कि यार 100 रुपया हमें आता होता था, उसमें एक तो बाइक चलानी, बाइक की मेंटेनेंस कोई नहीं मेरी, हमें ऑयल चेंज होना है वो नहीं मेरा, पेट्रोल तो जाहिर सी बात लगता है बीच में। अब 100 रुपये की राइड ली, आपको पता है कितना वो धूप, हाथ बाजू काले, चेहरे काले, धूप में फिर के बच्चों के लिए, ठीक है। और पीछे जो है वो तनख्वाह जो एक आ रही थी 16-17 हज़ार जिसमें गुजारा नहीं, जिसकी वजह से ऊबर चलाता था साथ, वो तनख्वाह बीच में एकदम ठप हो गई, रुक गई। अब जो ये एमडी जो हैं LWMC, क्या फ़र्क पड़ता है यार, ये छोटे छोटे लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी तनख्वाहें आप बाहर रखें। और गवर्नमेंट तो बार बार कह रही है जी 12-12 हज़ार आके ले लो जी, लॉकडाउन है वो सारा चल रहा है कोरोना की वजह से, तो आप मुलाजमिन निकाल जा रहे हैं। 74 बंदा फ़ारग कर दिया, फिर उससे पहले भी आपने फ़ारग किए, कई हमने बहाल कराए कोर्ट से बार बार केस करके, कई आप बंदे नहीं अफोर्ड कर सकते, वो स्ट्राइक वगैरह करते हैं, फिर बाहर जाके निकलते हैं, राइट है उनका। लेकिन अच्छी बात है, यूनिटी है इनमें, तभी आपको जो है वो कीड़े मकोड़े नहीं समझा जाएगा अगर आप इकट्ठे हैं, वरना आपको मसल दिया जाएगा। ये अफसरान जो हैं इनको फ़र्क नहीं पड़ता, लाखों रुपए इनकी तनख्वाह है, एसी वाली गाड़ी में आना, एसी वाले ऑफिस में बैठना, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। और बीच में सारे नहीं, लेकिन कुछ अफसरान करप्शन की तरफ भी उनका रुझान है। तो अल्लाह हदायत दे इनको। और जो है वो आप इस तरह ज़रूर सोचें कि एक बंदे को आप निकाल रहे हैं तो एक ख़ानदान की बदवाएँ हैं आपके पीछे। और 36 जो है उसमें नोटिस ऑफ स्ट्राइक और लॉकडाउन, द पीरियड ऑफ अ नोटिस ऑफ लॉकआउट और स्ट्राइक गिवन अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 34 शैल बी 14 डेज़। 14 डेज़ का जो है वो दिया जाएगा नोटिस ऑफ स्ट्राइक जो है, ठीक है। और किस में आगे जो लॉकआउट और स्ट्राइक क्या है, सेक्शन 40 अगर आप देख लें उसमें लिखा हुआ है सारा तरीक़ाकार, ये बड़ा अहम है। If no settlement is arrived at during the course of conciliation proceeding and parties to the dispute do not agree to refer it to an arbitrator under section 39,
The workman may go on strike. The employer may declare a lockout. एम्प्लॉयर जो है, ऑनर जो है, मालक जो है या अफसर जो है, वो लॉकआउट करेगा अगर ये नहीं होता, कंसोलिएशन नहीं होती, राजीनामा वगैरह आपस में कोई डिस्प्यूट जो है इनका रिजॉल्व नहीं होता, तो वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो स्ट्राइक करेंगे और वो लॉकआउट करेगा। दोनों में से जिसको फ़र्क पड़ा है, ऐसी बात है, इधर तो अफसरान को नहीं, तो बेचारे मुलाजम रूल रहे हैं, तो इस वजह से वो स्ट्राइक पे हैं। और अब ये देखना है कि सारे जो ये यूनियन है इनको सेक्शन 36 का नोटिस दे देना चाहिए उन्हें, और ताकि जो है आपकी इलीगल स्ट्राइक ना रहे, ये लीगल हो जाए। फिर ऑन द मे डिक्लेयर अ लॉकआउट ऑन द expiration of the period of notice under section 36 or upon a declaration by the conciliator that the conciliation proceeding have failed, whichever is the later, जो सा इसमें से लेटर होगा फेल हो जाए या वो जो नोटिस वो दे दे, ठीक है। द पार्टी रेजिंग अ डिस्प्यूट may at any time either before or after the commencement of a strike or lockout make an application to the labour court for adjudication of the dispute। वो एप्लीकेशन किसी वक्त भी दे सकते हैं, लॉकआउट वाला भी मतलब एम्प्लॉयर भी, और स्ट्राइक वाले मतलब एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी लेबर कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि रिजॉल्व कराया जाए डिस्प्यूट। वेयर अ स्ट्राइक और लॉकआउट लास्ट फॉर मोर देन 30 डेज़, ये अहम है कि गवर्नमेंट किस आएगी, 30 डेज से ज़्यादा हो जाए तो द गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिट द स्ट्राइक और लॉकआउट। वो इन राइटिंग जो है वो स्ट्राइक जो है गवर्नमेंट बंद कर सकती है और फिर रिजॉल्व करेगी डिस्प्यूट, एम्प्लॉयज़ की सुने, उनकी तनख्वाहें जारी करवाए। द गवर्नमेंट में पहले भी कर सकते, ज़रूरी नहीं कि 30 दिन उनको रुलने दें तो उसके बाद ही गवर्नमेंट करे। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि आप इस तरफ इनिशिएटिव लें। एक तरफ तो आप कहें लाखों मुलाजमतें देंगे, रोज़गार देंगे, फिर ये बंदों मुलाजमिन को निकाली जा रहे हैं। आपके दौरे हुकूमत में अगर कोई सरकारी कंपनी है उसके मुलाजमिन किसी को निकालते हैं तो वो गवर्नमेंट के नॉलेज में होता है, ऊपर से हदायत आती हैं कि जी आप बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बंदे कड्डो तुसी हंसी हो रखने, और भी अपनी सियासी पोलिटिकल एफिलेशन भी होती हैं। लेकिन गवर्नमेंट कई काम अच्छे भी कर रही है, कई कामों में वो से कोताहियाँ भी हो रही हैं। द गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिट अ स्ट्राइक और लॉकआउट at any time before the expiry of 30 days if it is satisfied that the continuance of such a strike or lockout is causing serious hardship to the community or is prejudicial to the national interest. In any case in which the government prohibits a strike or lockout, it shall forthwith refer the dispute to the Labour Court. The Labour Court shall, after giving both the parties to the dispute an opportunity of being heard, make such award as it deems fit as expeditiously as possible, but not exceeding 30 days from the date on which the dispute may refer to it. ये इसकी सिचुएशन है। और लेबर कोर्ट में ऑल्सो मेक एन इंटरम अवार्ड ऑन एनी मैटर, वो शुरू में भी इंटरम रिलीफ भी दे सकती है, इंटरम अवार्ड दे दे के बाद में सारा डिटेल में सुन ले केस कि क्या डिस्प्यूट है। एनी डिले बाय द लेबर कोर्ट इन मेकिंग एन अवार्ड शैल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ एनी अवार्ड, डिले अफेक्ट नहीं करेगा उसका। एन अवार्ड ऑफ द लेबर कोर्ट शैल बी फॉर सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द अवार्ड विच शैल नॉट बी मोर दैन 2 years। स्ट्राइक और लॉकआउट इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, ये आगे आ जाता है। फिर एप्लीकेशन टू द लेबर कोर्ट, वो 42 के तहत आप दे सकते हैं। फिर रेजिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बाय फेडरेशन 43 में आएगा। लेबर कोर्ट जो बनाई जाती है सेक्शन 44 के तहत लेबर कोर्ट बनाई जाती है, और एक इनकी अपीलें जो हैं अगर रजिस्ट्रार से, तो आपको पता है लेबर कोर्ट में अपील जाती है। लेबर कोर्ट 1-2 की अपीलें जो हैं या बाकी जो हैं उनकी अब अपील जो इधर 1-2 की तो इधर ही शादमान में है, एपीलेट ट्रिब्यूनल पंजाब, एपीलेट ट्रिब्यूनल वहाँ जाती है। उसके बाद फिर लोग हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल कर देते हैं, तीसरी रेमेडी जो लेते हैं। जो फिर प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ लेबर कोर्ट 45 में दिया हुआ इनको। सिविल कोर्ट की वगैरह की भी वो भी सारे अख्तियारात होते हैं, वो किस समन करना है, ये करना है, वो करना है। फिर लेबर एपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो 47 के तहत बनता है, ठीक है। तो
ये सारे हैं, ये इसमें आगे 55 में इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट की दोबारा से एक्सप्लेनेशन आ जाती है। तो आप ये जो एम्प्लॉयज़ मैटर हैं लाजमी इनको भी आप साथ साथ चलाएं, जो यंग लॉयर्स हैं, ताकि और कोई चीज़ आप फीडबैक अपना दिया करें कमेंट्स में, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें अगर आपको पसंद आती हैं वीडियोस, ताकि जो है आप अपना बैकअप देंगे, कमेंट्स में पूछेंगे चीज़ें तो उससे मुतल्लिक मज़ीद भी बंदा वीडियोस बनाता है। तो कोई कमी कोताही कोई हो जाए उसके ऊपर भी आप जो असेस कर सकते हैं, जो मेरे सीनियर हैं छोटा भाई समझ के मुझे गाइड कर सकते हैं। और इस फील्ड में बंदा जो है सारी ज़िंदगी सीखता है, और जो है परफेक्ट कोई बंदा नहीं है। बाज़ औक़ात कोई नया आके कोई नई चीज़ जो उसके ऊपर कोई जजमेंट उसकी रिपोर्ट हो जाती है, जैसा फैमिली केसेस पे मेरी कई जजमेंट्स रिपोर्ट भी हुई हैं, ठीक है। गोल्ड ऑर्नामेंट्स पे हुई थी, मिस्टर जैसे साजिद महमूद सेठी साहब की कोर्ट से, अगर आप हो जाए ना वो उनकी वेबसाइट पे लाहौर हाई कोर्ट की, वहाँ पे आपको विजिबल होगी मेरी जजमेंट, वो रिपोर्ट हुई भी। ये सब जो है ये अब जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं इनको चाहिए कि जो इन्होंने स्टेप लिए आप इस पे कायम रहें और स्ट्राइक को कंटिन्यू रखें, और इंशाल्लाह आपको रिलीफ मिलेगा। जो रीइंस्टेट हैं लोग वो रीइंस्टेट होंगे, और जिनका मेडिकल फंड्स दीगर जो हैं और कोरोना फंड वगैरह मिलने थे बाकी डिपार्टमेंट को मिले, इनको नहीं मिले, बादशाह वगैरह और जो मुख्तलिफ कई डिपार्टमेंट में मिले हैं, कईयों में नहीं मिले, ये LWMC के एम्प्लॉयज़ को नहीं दिए गए, ठीक है। तो वो उसके लिए वो भी हैं, फिर मज़ीद भी इनके हैं। अब ये सीनियरिटी लिस्ट नहीं बनाते थे, वो भी हमने कुछ केसेस किए जिसकी वजह से अब सीनियरिटी टेंटेटिव सीनियरिटी लिस्टें भी बनाई हैं इन्होंने। LWMC वाले बड़े होशियार हैं, इनके अक्सर जो मेन अफसरान जो हैं उनके जो सबॉर्डिनेट होते हैं ना वो गलत असिस्ट करते हैं और जो काम सारा ख़राब करते हैं। तो वो जब मर्ज़ी उठा के जिस मर्ज़ी को प्रमोट कर देना, सीनियरिटी लिस्टें नहीं बनाई, साल हो गए। फिर जो दूसरे डिपार्टमेंट से इधर लोग आते हैं उनकी वो सर्विस रूल्स कहता है एट द बॉटम, उसी वक्त आप सर्विस उनकी सीनियरिटी लिस्ट में नाम डाल दें, तो ये उनकी अलहदा ही बनाई जाते हैं ताकि वो उनको प्रमोशन ना देनी पड़े कभी। और इधर वाली जो पहले इनके एम्प्लॉयज़ चल रहे हैं उनकी सीनियरिटी लिस्ट अलहदा से वो पहले बनाते नहीं होते थे, अब वो बना रहे हैं। तो अब वो एक हमने केस में ऑर्डर करवाया, तो कमिश्नर ने भी ऑर्डर किया नीचे कि जी आप उनको एट द बॉटम डालें, उसी वक्त जब वो उन्होंने आपके डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था। और वो डिपार्टमेंट में अगर ज्वाइन अपनी मर्ज़ी से करें तो बॉटम पे आना चाहिए, अगर वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आए, वो डिपार्टमेंट ने ही भेजा है, ठीक है, दूसरे डिपार्टमेंट में, तो फिर उन्हें वो अपने अपॉइंटमेंट की डेट के मुताबिक रखना चाहिए सीनियरिटी लिस्ट में। तो इस तरह के बहुत से इश्यूज़ हैं। आप अपना फ़ीडबैक दें, कमेंट्स में शेयर करें, तो आपको नंबर ऑफ़ चीज़ें जो हैं वो पॉइंट्स हैं जिस पे डिस्कशन मिल सकती है। और आज की वीडियो इसलिए लंबी है क्योंकि एहतजाज से सारा कवर किया, उसमें सारी वीडियोज़, ये सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं इसमें बाय फेस मैं सबको जानता हूँ जिसकी मैंने वीडियोज़ और तस्वीर शेयर की हैं। बड़े ज़िंदा दिल लोग हैं, ये अक्सर आते रहते हैं और मुलाकात होती रहती है। अब तो फैमिली की तरह हैं सारे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़, और अपना मैं ज़ाती मैटर समझ के इनके केसेस करता हूँ, और जिसकी वजह से मुझे अल्लाह का शुक्र है कभी नाकामी नहीं हुई किसी केस में, और हर केस में ही कामयाबी मिली, अल्लाह का बहुत करम है। तो आप ये कंटिन्यू रखें। अब मैं ये नहीं कि मैं सिर्फ एम्प्लॉयज़ मैटर ही करता हूँ, साथ मेरे अब फौजदारी केसेस बेले वगैरह वो मैं करवाता हूँ, हाई कोर्ट से भी, नीचे लोअर कोर्ट से भी, ठीक है। इंटरम मतलब प्री रेस्ट बेल्स होगी, आफ्टर रेस्ट बेल्स होगी, ठीक है। अब वो उसके बारे में तो फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। 497 CRPC क्या है, 498 जो है प्री रेस्ट बेल किस तरह से होती है, फिर रिमांड के क्या है, ठीक है। फिर किस तरह से रिमांड के दौरान जो बेल एप्लीकेशन नहीं अप्लाई हो सकती, जुडिशल होने के बाद होती है। फिर पावर अटॉर्नी कहाँ से, अगर बिहाइंड दी बार है कहाँ से उसका पावर अटॉर्नी, अक्सर चीज़ें पता हैं, छोटी छोटी चीज़ें लोगों को पता है, जेल से कैसे अटेस्टेशन होती है। वैसे तो यहाँ पे भी लोग बैठे हैं, मोहरे लगाई जाते हैं, जाली अटेस्टेशन करते रहते हैं। तो
उसके अलावा जो है आप देखें ना, सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो गया, छोटे छोटे केसेस हैं ये। सूट फॉर डिक्लेरेशन हो गया, लीगल एज डिटरमिन होने हैं। फिर डिक्लेरेशन में आपके कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट भी आते हैं। फिर वो कि जी कोई रजिस्ट्री जाली हो गई है, वो कैंसिल करानी है, इकरारनामा कोई कैंसिल कराना है, या और कोई डॉक्यूमेंट है तो वो उसकी कैंसिलेशन हो गई। फिर तामील मुख्तस के केसेस हैं, स्पेसिफिक प्रॉमिस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। फिर इस किस्म के और सूट फॉर पोजेशन वगैरह हैं। और फिर सूट फॉर मेंटेनेंस आ जाते हैं, ठीक है। फिर गार्डियन की पिटिशंस आ जाती हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन, फिर कस्टडी ऑफ गार्डियन माइनर। और फिर रेंट के केसेस बड़े अहम हैं, बेदखली जजमेंट पिटिशन, वो उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। तो बड़ा वो क्विक लॉ है, उसके ऊपर अगर आप उसको लेके चलें प्रॉपर्ली तो बड़ी जल्दी बेदखली हो जाती है। फिर इस पे मैंने बात की थी कि जी आपका ये जो है कोरोना की वजह से रेंट देना छोड़ा हुआ है कई लोगों ने, और वो कमाइयाँ भी करी जा रहे हैं बैठ के जो है। और बहाना जब किराया लेने आए मालिक तो कहते हैं जी कोरोना है, कोरोना की वजह से सब कुछ बंद है। तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि जिसके तहत किराया रोकने से भी बेदखली ना हो। बेदखली तो मालिक ने मालिक रहना है, किराएदार ने किराएदार रहना है। और जाहिर सी बात है कई मालिक मकान हैं जो, या शॉप के मालिक जो हैं, उनका भी रोज़गार वाहिद सोर्स ऑफ इनकम कई दफ़ा वही होता है। तो ऐसी सूरत में अगर उनको वो भी तो कोरोना से गुजर रहे हैं, लेकिन अब हालात बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान में खुशखबरियाँ आना शुरू हो गई। तो डैम वगैरह का भी आपने देखा है क्या सिचुएशन है सारी, और सड़कों पे रश और मार्केट्स में रश। आपने हार रोड में उस दिन गया हुआ था तो रश था, इतना बिज़नेस चल रहा है। बस ये है कि टाइमिंग उनका 7 बजे बंद कर देते हैं, और वो आते भी 1 बजे के करीब आते हैं, मार्केट्स खुलती हैं सही तरह। तो दुकानदार भी ख्याल नहीं करते कि मार्केट सुबह पहले टाइम खोल लें, और जो हुकूमत है वो ये ख्याल नहीं करती कि जी ज़्यादा टाइम के लिए खोलेंगे तो रश कम होगा, कोरोना फैलने का कम चांसेस हैं। क्योंकि अगर एक ही वक्त में सब ने शॉपिंग करनी है, सब ने हार रोड जाना है, या सब ने किसी भी मार्केट में जाना है 2-3 घंटे 4 घंटे में, तो इतनी आवाम है। तो लाहौर ले लें या सांबा ले लें या और भी कोई सिटीज़, तो इतनी पॉपुलेशन है, तो वो सारे जब वहाँ घुस जाएंगे तो क्या बनेगा वहाँ पे, कोरोना ही फैलेगा फिर। इसलिए तो ये पाबंदी टाइम वाली तो बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए, किसी किस्म की 24 आवर्स बिज़नेस होना चाहिए। तो लेकिन यह है कि SOPs का ख्याल रखा जाए हर जगह, हर मार्केट में। तो मास्क वगैरह वियर किए जाएँ, और जो है सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जाए। तो ये सिचुएशन है। बीच में कॉल आ रही है, तो फिर आपसे बात करेंगे। चलें इंशाल्लाह, नाइस टू टॉक। और किसी को अगर कोई बात पसंद आई हो तो कमेंट करें, किसी को अगर बात पसंद नहीं आई तो वो रहनुमाई के लिए भी कमेंट कर सकता है, बता सकता है। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले फिर किसी वीडियो में। और जो है दमादम मस्क के अंदर जारी रखें एम्प्लॉयज़ जो हैं, और जैसा वीडियोस मैंने पहले दिखाई हैं, सारी तस्वीरें दिखाई हैं, तो इंशाल्लाह सक्सेस आपके मंजिल को आप छुएंगे इंशाल्लाह। और आप सुनते हैं, आप बर्दाश्त करते हैं। हाईली ओब्लाइज, थैंक यू सो मच।